जैसे तुम सब ये कहते हो यार मम्मी आज ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, और फिर मम्मी ये कहती है ये सब तेरे उस मोबाइल की वजह से हो रहा है ना, मोबाइल ही चलाता रहता है, पूरा टाइम मोबाइल चलाता रहता है। आज मन नहीं है यार, इसको कल करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सोना गोस्वामी, योर बायोलॉजी एजुकेटर एट साइंस अड्डा 24/7। सो बेटा जी, हमने अपनी लास्ट क्लास में एवोल्यूशन चैप्टर को देख लिया था। सो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्रिस्प चैप्टर है। सो आई मेड अ प्रेजेंटेशन फॉर यू ऑल, जिसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, तो जल्दी से इसका भी वन शॉट में एक रिविजन कर लेते हैं। सो यू गाइज आर रेडी विद मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेटा जी, इसमें ये टॉपिक्स है हमारे, जिसमें हमें कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस को पढ़ना है, देन इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अब आप कहेंगे इस चैप्टर में कौन सी डिजीज है? बहुत सिंपल डिजीजेज है, बैक्टीरियल डिजीजेज है, वायरल डिजीजेज है, प्रोटोजोअन डिजीजेज है एंड हेलमिंथिक डिजीजेज है। इसमें थोड़े से एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं विद देयर साइंस एंड सिम्टम्स, एंड कुछ के हमें कंफर्मेटरी टेस्ट भी दिए हैं कि अगर हमें जैसे टाइफाइड हो जाए तो हम कौन से टेस्ट को यूज करेंगे। सो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आप सबके लिए बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, दैट टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए हम कौन से टेस्ट को यूज करते हैं। ये सब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि विलियम हार्वी कौन थे, डिजीज क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये पूछती हूँ कि व्हाट इज अ डिजीज, डिजीज आखिर होती क्या है। जैसे तुम सब ये कहते हो यार मम्मी आज ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, और फिर मम्मी ये कहती है ये सब तेरे उस मोबाइल की वजह से हो रहा है ना, मोबाइल ही चलाता रहता है, पूरा टाइम मोबाइल चलाता रहता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर सर दर्द हो रहा है, हमारी बॉडी में हमें ना वीकनेस फील हो रही है, आज मन नहीं है यार, इसको कल करते हैं, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है ना, तुम बहुत ही मतलब चक्कर से आ रहे हो तुम्हें, तो कुछ डिजीज होगी, है ना। बॉडी तुम्हें सिम्टम्स शो कर रही है ना। जो बॉडी के सेल्स है वो तुम्हें ये बता रहे हैं कि वी आर नॉट फीलिंग गुड, वी आर फीलिंग इल टुडे, है ना। तुम बीमार हो गए, तुम्हें फीवर हो गया, तुम्हें कोल्ड हो गया, भाई क्यों हो गया? कोई पैथोजेन से तो हुआ होगा, है ना। वो पैथोजेन क्या कर लिया तुमने, कभी इनहेल कर लिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, या फिर इन्फेक्टेड सिरिंज हो गई, है ना, उससे हमें डिजीज हो गई, जो कुछ केसेस में तो क्यूरेबल है, बट कुछ डिजीजेस ऐसी डेडली होती है जो क्यूरेबल नहीं है। सो वी हैव टू प्रिवेंट दैट, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। आप एडोलेसेंस एज में भी हो, है ना, तो इट्स बेटर कि हम डिजीज से प्रिवेंशन करें। हम कुछ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में अपने आप को डिजीज ना करवा ले कि बेटा आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो वी शुड प्रिवेंट द डिजीज, ओके। सो अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई डिजीज क्या होती है, कि समथिंग इज नॉट नॉर्मल इन आवर बॉडी दैट इट इज शोइंग द साइन एंड द सिम्टम्स, दिस इज नोन एज अ डिजीज। अब ये डिजीजेस इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है, उसको हम आगे देखेंगे। बट पहले हम क्या देखेंगे, विलियम हार्वी जो हमारे साइंटिस्ट है, फर्स्ट पैराग्राफ में इनका नेम गिवन है, इन्होंने क्या इन्वेंट करा, he discovered the circulation of blood in our body। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूं, मैं शॉर्ट पॉइंट्स में आपको पढ़ाऊंगी ये वाला चैप्टर। तो विलियम हार्वी ने क्या करा था बेटा जी, ब्लड सर्कुलेशन को आपका डिस्कवर कर दिया था। ब्लड सर्कुलेशन, बेटा जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन हमारे डिस्कवर होने लगा, तो जो पहले के मिथ थे ना कि इस वाले पर्सन जिसको एक डिजीज है उसकी ऐसी पर्सनालिटी होगी, एक ऐसा मिथ है उसको हमेशा डिजीज ही रहेंगी। जब विलियम हार्वी ने ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी कर दिया तो सारी मिथ हट गई, क्योंकि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन्वेंट होने लगा, ठीक है, मेडिसिन इन्वेंट होने लगी, आयुर्वेद सिस्टम इन्वेंट होने लगा धीरे धीरे, तो साइंटिफिक नॉलेज ज्यादा डोमिनेट होने लगी रादर देन बिलीविंग इन द मिथ। ओके जी, तो विलियम हार्वी ब्लड सर्कुलेशन इन्वेंट करा। फिर उसके बाद उन्होंने डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बताया कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो यही बताया कि जो हमारी हेल्थ है वो किन 3 चीजों से अफेक्ट होती है। बेटा पहला तो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो जाए, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, वो तो बाय बर्थ होगी ना जेनेटिक डिसऑर्डर आपकी। डेफिशिएंसीज विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड इट इज फ्रॉम बर्थ, वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। देन हमें इन्फेक्शंस हो गए, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, टाइफॉइड हो गया, निमोनिया हो गया,
चिकन पॉक्स हो गया, है ना। एंड लाइफस्टाइल कि भाई तुम ना जंक फूड ही खाए जा रहे हो, जंक फूड खाए जा रहे हो तुम, कभी ये कभी वो, और फिर कह रहे हो यार मेरे फेस पे बहुत ऑयलीनेस हो रही है, एक्नेस हो गए मेरे फेस पे। भाई होंगे ना, तुम फ्रूट्स खा ही नहीं रहे हो, बल्कि खाना तुम्हें फ्रूट्स चाहिए। पानी तुम दिन में बहुत कम पीते हो, पानी बल्कि ज्यादा पीना चाहिए। अभी वैसे ही ठंडा है, पानी तुम पियोगे नहीं। तो ये अफेक्ट करता है बेटा जी आपकी हेल्थ को, और हमें अपनी हेल्थ इस टाइम पे तो अच्छी रखनी है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ किन चीजों से अफेक्ट होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर जो बाय बर्थ होते हैं, देन इन्फेक्शंस, एंड थर्ड वन इज अ लाइफस्टाइल, हाउ वी लिव आवर लाइफ, हाउ वी एंजॉय आवर डे। सो इट इंक्लूड्स द फूड एंड वाटर वी टेक। क्या हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हम प्रॉपरली रेस्ट कर रहे हैं, सब पे बेटा जी इनडायरेक्टली हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इन 3 चीजों पे फर्क पड़ता है। अब आप कहोगे मैम हेल्थ क्या होती है? क्या हेल्थ का मतलब फिजिकली स्ट्रांग रहना ही होता है? नहीं बेटा जी, हेल्थ का मतलब होता है आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो, आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो, ठीक है, आप सोशली भी स्ट्रांग हो, कि आप हर जगह रेगुलर हो, है ना। ये सबको मिला के हमारी हेल्थ बनती है। देन बेटा जी मैंने आपको बताया डिजीज 2 तरीके की होती है, एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। अब बेटा जी इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती है हमारी, बताओ? स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है। ये हो गई आपकी इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है जी। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। इसके एक एक एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जल्दी से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि इन्फेक्शियस डिजीज का कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप जल्दी से बता दो मुझे इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल बताओ बेटा जी, और इसका एग्जाम्पल बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड में हम देखेंगे। अब आ जाओ तुम कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। मैंने तुम्हें क्या बताया था? बैक्टीरियल पढ़ेंगे, प्रोटोजोन पढ़ेंगे, वायरल पढ़ेंगे एंड हेलमिंथिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है? बैक्टीरियल डिजीजेस को पढ़ेंगे, और जल्दी जल्दी से देखो मैंने पॉइंट्स में लिखा है, रिवाइज कर देंगे अपना पूरा चैप्टर, ठीक है बेटा जी। माइक वर्क कर रहा है? ओके डन। तो पहले आ जाओ तुम बैक्टीरियल डिजीजेस में। सबसे पहला क्या दे रखा है? टाइफॉइड, बहुत कॉमन है, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है। क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो बैक्टीरिया ही कॉज करेगा ना, ऑब्वियो, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है इसको? सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम बेटा जी आप अच्छे से लर्न रखोगे इस चैप्टर में ना, बैक्टीरिया के नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुमको ना ये भी बता दूंगी तुम्हें इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तुम उसी को पढ़ लो, तुम्हारे सारे एमसीक्यू करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स सब करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। तुम इसका नाम याद रखोगे एक तो, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। अब ये क्या बता रहे भाई? इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन यहीं से बनेगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से एंटर होता है। तो ये याद रखो भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर होता है थ्रू फूड एंड वाटर कंटैमिनेटेड विद देम। गंदे खाने और पानी से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। जब एंटर हो जाता है तब क्या सिम्टम शो करेगा? सस्टेन्ड हाई फीवर शो करेगा, है ना, देखो यही लिखा है। और जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है तो बाकी बॉडी में भी फैल जाता है थ्रू ब्लड। मैंने क्या बताया? सस्टेन्ड हाई फीवर होगा, हाई फीवर हो गया तो वीकनेस रहेगी, हेडेक रहेगा, ये तो कॉमन सिम्टम है। इस चैप्टर में तुम क्या देखोगे? तुम्हें वो सिम्टम देखना है जो उस डिजीज का एकदम पर्टिकुलर सिम्टम है, जो बाकी डिजीज से नहीं मिलता। तभी तुम्हें याद होगा कि ये वाला सिम्टम मैंने वो वाली डिजीज में पढ़ा था। तो ये वाली डिजीज का सबसे यूनिक सिम्टम कौन सा हो जाएगा वो मैं अभी बताऊंगी, देखना। सस्टेन्ड हाई फीवर होगा, वीकनेस होगी तो स्टमक पेन भी होगा क्योंकि गंदा खाना खा लिया तुमने, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ये तो हो गए तुम्हारे कॉमन सिम्टम। मैंने तुम्हें क्या बताया था? एक यूनिक सिम्टम भी देखोगे, उसको मैंने बोल्ड से यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सा सिम्टम को याद रखोगे तुम जी? इंटेस्टाइनल परफोरेशन को याद रखोगे। एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये आ गया इंटेस्टाइनल परफोरेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, सीवियर हेडेक, तो तुम इंटेस्टाइनल परफोरेशन से ये याद रख सकते हो ना कि यार ये वाला हमने पढ़ा था टाइफाइड में। बस आंसर करेक्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन में मैं स्टार बना दूं,
देखो जिसमें मैं स्टार बना रही हूँ ना, वो वाले सिम्टम तुम याद रखोगे। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गई। शुरुआत में मैंने तुमसे पूछा था कि टाइफॉइड को कौन से टेस्ट से कंफर्म करते हैं, उस टेस्ट का नाम हो गया तुम्हारा विडाल टेस्ट। ठीक है, अब एक स्टोरी है टाइफॉइड को लेके। एक ना शेफ थी, उन शेफ का नाम था मैरी मेलन। भाई उनको ना टाइफॉइड था, ठीक है, उनको टाइफॉइड हो गया, इसका मतलब वो कैरियर हो गई टाइफॉइड की, और वो शेफ थी। तो उनके रेस्टोरेंट में लोग आए, अब शेफ तो खाना बना के देंगे, वो खाना बनाती थी, वो उनके हाथ तो भाई गंदे होते थे, है ना, उसमें टाइफॉइड का बैक्टीरिया होता था। भाई उन्होंने उसी हाथ से खाना बना के सभी को दे दिया जो आए हुए थे उनके रेस्टोरेंट में, और सबको टाइफॉइड हो गया। ऐसे धीरे धीरे टाइफॉइड फैलने लग गया, तभी उनका नेम पड़ गया भाई टाइफॉइड मैरी, उनका नेम पड़ गया, क्योंकि इतने सारे लोगों को टाइफॉइड हो गया। तो तुम देख रहे हो कैसे फैल जाता है टाइफॉइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। टाइफॉइड के बारे में बस ये पॉइंट्स है, एंड योर टाइफॉइड इज डन। ठीक है, छोटा छोटा हमने पढ़ा, सैल्मोनेला टाइफिस से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, विडाल टेस्ट यूज होता है। डन है, ऐसे रिवाइज करा करो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है हमारी बेटा, निमोनिया है। इसके दो पैथोजन है, कौन से हैं, देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड दूसरा कौन सा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इस चैप्टर में ना बस बैक्टीरियल डिजीजेस के नेम्स ही है जो तुम्हें लर्न करने हैं, बाकी सब कुछ ईजी है इस चैप्टर में। ठीक है, बस ऐसे पढ़ते रहो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। इसके सिम्टम देख लो बेटा, निमोनिया पता होगा, कुछ लंग्स से रिलेटेड होगा, लंग्स में जो एल्वियोली होती है उनके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, जिससे हमें निमोनिया हो जाता है। अब मैम ने बताया था एक यूनिक फीचर वो बताएंगे सिम्टम का, जिससे हम पहचान जाएंगे कि वो डिजीज कौन सी होगी, तो वो देख लेते हैं। इन्फेक्शन कैसे होता है, बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। इसका मतलब इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, कोई इन्फेक्टेड है निमोनिया से, उसके इनहेलेशन ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर आ गए, हम हेल्दी थे तो वो हमें भी हो जाएगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना डिस्टेंस बना के रखे बेटा जी, है ना, मास्क पहन के रखे। देन क्या होता है इसमें, बाय शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, है ना, देख रहे हो पर्सनल हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये डिजीज में क्या होता है, एल्वियोली हमने पढ़ा था बेटा जी, लंग्स में प्रेजेंट होती है, एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, उसमें होता है एल्वियोली फिल्ड विद फ्लूइड, एल्वियोली में फ्लूइड भर जाता है, लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, है ना, उसमें फ्लूइड भर गया तो रेस्पिरेशन में तो प्रॉब्लम आएगी। इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, फीवर होता है, चिल्स होता है, कफ होता है, हेडेक होता है। ठीक है, अब सीवियर केस को याद करो, टाइफॉइड में हमने इंटेस्टाइनल परफोरेशन पढ़ी थी, इसमें क्या होगा सीवियर केसेस में, देखो इसको 5th पॉइंट को मैंने स्टार बना दिया। द लिप्स एंड फिंगर नेल्स वे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ये इसका हो गया आपका पिक्यूलियर फीचर जो निमोनिया से रिलेटेड है। डन है जी, निमोनिया भी डन। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, प्लेग। अब बेटा प्लेग आपके एनसीईआरटी में बस दिया हुआ है, प्लेग डिप्थीरिया होता है, बट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रखा है कि आपको पता तो हो व्हाट एक्चुअली प्लेग इज। तो बेटा प्लेग क्या होता है, ब्लैक डेथ होती है, जो हमारी स्किन होती है ना वो ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक है, बस याद रखो, एक फैक्ट था जिसमें देखो मैंने लिखा है ना, टर्न्स ब्लैक, ब्लैक डेथ हो जाती है। और एक किससे होता है बेटा, यर्सीनिया पेस्टिस। अगर आपको ये वाले पैथोजन का नेम लर्न ना भी हो देन इट्स ऑल ओके, बस एक बार देख लो, क्योंकि आपके सीयूईटी का एग्जाम भी है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है ना, तो एक बार आप देख लो यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ज्यादा फोर्स मत करो दिमाग पे, बस याद रख लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई फीवर हेडेक तो बेटा सभी में रहता है, हाई फीवर हेडेक हर डिजीज में रहता है। बस इसमें तुम ये याद रखोगे, पिक्यूलियर फीचर ये है कि रेड पैचेस अपीयर ऑन स्किन विच टर्न ब्लैक। तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, ब्लैक डेथ हो जाता है, ब्लैक डेथ। ठीक है जी, यर्सीनिया पेस्टिस ये आप याद रखोगे, हमने प्लेग भी पढ़ लिया। नेक्स्ट कौन सी है बेटा, डिप्थीरिया। अब ये भी आपकी ना बस एनसीईआरटी में डिजीज का नाम दिया है, पैथोजन का नाम नहीं दिया है, बट स्टिल आई हैव एडेड कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कौन सा पैथोजन करता है, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसमें क्या होता है, हाई फीवर, थ्रोट प्रॉब्लम एंड सफोकेशन, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमने सारी बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ ली, एक बार जल्दी से मुझे रिकॉल करके बता दो कि हमने कौन सी बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ी है, कमेंट से बता दोगे कौन सी बैक्टीरियल डिजीजेस हम कवर कर चुके हैं, एक बार बेटा जी कमेंट सेक्शन में बता दो। और एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इन्फेक्शियस डिजीज का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल आप मुझे बताओ। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिजीज। भाई इसका तो डायग्राम भी गिवन है, और ये डायग्राम तुम्हारे एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। वो है मलेरिया, है ना, कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है। प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज होती है, उसमें से सबसे खतरनाक वाली स्पीशीज कौन सी है बेटा जी बताएंगे मुझे। ठीक है, अब मलेरिया पढ़ लो। भाई मलेरिया तो देखा ना, डेंगू मलेरिया कितना कॉमन है, मलेरिया हो गया। भाई मलेरिया हो गया, तुम कहोगे मच्छर ही फैलाता है, कौन सा मच्छर फैलाता है, फीमेल एनोफिलिस फैलाती है।
तो प्लाज्मोडियम जो होता है एक टाइनी प्रोटोजोअन होता है, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। अब डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। बेटा इसमें से सबसे मैलिग्नेंट टाइप का कौन सा होता है, मतलब खतरनाक? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है, वही हमारा सबसे खतरनाक, ठीक है। वो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया को कॉज करता है। अब देखो ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय दी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज द मोस्ट फेटल, फेटल मतलब बहुत खतरनाक। सारी एनसीईआरटी की लाइंस है, डोंट यू वरी, आई शेयर दिस स्लाइड विद यू, बस अभी तुम ध्यान से रिवीजन कर लो मेरे साथ, ठीक है, तुम्हारा पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। प्लाज्मोडियम की 30 स्पीसीज पढ़ ली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पढ़ लिया, प्लाज्मोडियम ओवेल पढ़ लिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया कि जो मलेरिया है वो एक प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम नाम है, और ये कौन कैरी करता है? फीमेल एनोफिलीज कैरी करती है, ठीक है जी, इसको भी याद रखोगे। अब ये वाली जो साइकिल है ये तुम्हारी एनसीईआरटी में बनी हुई है, तुम्हें इसमें बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तुम्हें ये याद रखना है कि देखो मच्छर ने काटा, अब जब मच्छर ने हमें बाइट करा हमारे अंदर क्या इंजेक्ट हुआ? स्पोरोजोइड्स इंजेक्ट हुए। तो इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी हो गई? स्पोरोजोइड्स हमारे अंदर एंटर हो गए। तो पहला पॉइंट तुम क्या याद रखोगे? स्पोरोजोइड्स, ठीक है, स्पोरोजोइड्स हमारे अंदर एंटर हो गए, ठीक है। अब वो स्पोरोजोइड्स कहां पर जाएंगे? लिवर में जाएंगे, वहां पे एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे, ये टर्म याद रखोगे, एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे। तो व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन, स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड, ठीक है। पैरासाइट्स रीच द लिवर थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू ही तो जाएगा, ब्लड तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है पूरा, ठीक है, वो लिवर में चला गया। तो जो है वो लिवर में क्या करेगा? एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, डिवाइड एसेक्सुअली इन लिवर, ठीक है, लिवर में वो एसेक्सुअली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, देखो डिवाइड कर रहा है। देन वो सेल्स बर्स्ट हो गई, फिर उसके बाद वो खा जाएंगी, उसके बाद वो आरबीसी में भी तो जाएंगी। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी ऑल्सो। बहुत गलती करते हैं बच्चे लिख देते हैं लीवर में तो एसेक्सुअली करता है, आरबीसी में सेक्सुअली। नो, आरबीसी में भी एसेक्सुअली करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो पैरासाइट है रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, और जब वो डिवाइड कर जाता है तो वो आरबीसी हमारी बर्स्ट हो जाती है। जब आरबीसी हमारी बर्स्ट हो जाती है उसमें से ना एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, ठीक है। अब तुम मुझे ना उस टॉक्सिन का नाम बताओगे कि वो टॉक्सिन का नाम क्या है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड फीवर। जो हमें मलेरिया में देखा है ना तुमने, मलेरिया में कितना फीवर है, कभी हाई कभी लो फीवर, कभी हाई कभी लो फीवर, है ना। तो वो टॉक्सिन की वजह से होता है। अब उस टॉक्सिन का नाम तुम बताओगे मुझे क्या होता है? ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। बेटा चेक कर रही हूँ मैं कौन कौन आंसर दे रहा है कि नहीं, एक बार कर दो यार तुम भी कमेंट्स बहुत कम करते हो यार तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं इतना इजी क्वेश्चन तुमसे पूछ रही हूँ, बता दो एक बार कि क्या है, क्यों, कौन सा टॉक्सिन को वो रिलीज करते हैं, ठीक है। आरबीसी में भी क्या होगा? एसेक्सुअली डिवाइड करेंगी, डिवाइड एसेक्सुअली इन आरबीसी, ठीक है, आरबीसी में भी। फिर क्या होगा फोर्थ में? देखो आरबीसी क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती हैं। आरबीसी बर्स्ट हो जाती हैं, क्या करती हैं? रिलीज अ टॉक्सिन। अब उस टॉक्सिन का नाम बेटा जी मुझे बताएंगे क्या होता है। मैं यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ, मैं सारा नहीं बताने वाली तुम्हें, ठीक है। मैं तुम सारे को, और तुम करते भी हो, कुछ अच्छे बच्चे तो सारे आंसर्स करते हैं मेरे कमेंट्स में, मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ भाई, बहुत अच्छी रिवीजन है सबकी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। इसका भी बताओगे जल्दी जल्दी, ठीक है, ठीक है। वो हमारे टॉक्सिन को रिलीज कर दिया, उसका नाम तुम बताओगे, जिससे हमें चिल्स एंड फीवर होने लग गए। उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद सेक्सुअल स्टेजेस आएंगी। अब जो सेक्सुअल स्टेजेस है ना उनको क्या बोलेंगे? गैमीटोसाइट्स बोलेंगे। गैमीट से रिलेटेड तो सेक्सुअल स्टेजेस होंगी, ठीक है। गैमीटोसाइट्स कहाँ पे डेवलप होंगे? आरबीसी में डेवलप होंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल स्टेजेस जो होंगे, गैमीटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी, ठीक है। अब हमारे आरबीसी के अंदर हमारे गैमीटोसाइट्स, मेल गैमीटोफाइट भी और फीमेल गैमीटोफाइट भी आरबीसी के अंदर डेवलप हो गए। उसके बाद मॉस्किटो आएगा, वापस से बाइट करेगा, तो वो जो गैमीटोसाइट्स है ना वो मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। मॉस्किटो के अंदर गैमीटोसाइट्स चले गए, फिर वो मॉस्किटो की गट में डेवलप करेंगे, गैमीटोसाइट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट। 2 मिनट का ये डायग्राम पढ़ लोगे, पूरी मलेरिया की साइकिल तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी, बस पॉइंट्स में लिख कर आना है, बहुत ईजी है, ठीक है। गट में क्या हुआ? गैमीटोसाइट्स का फर्टिलाइजेशन हो गया,
ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो वापस से जो इन्फेक्टिव स्टेजेस बन जाएगी और उस इन्फेक्टिव स्टेज का क्या नाम है, स्पोरोजोइट्स। वो स्पोरोसाइट्स गट से निकल के मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे और वापस से एक दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी कि जब वो वापस से बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट्स हमारे ह्यूमंस के अंदर एंटर हो जाएंगे और ऐसे हमारा मलेरिया स्प्रेड हो जाएगा। आया आपको समझ में? इन्फेक्टिव स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजोइट होती है। ठीक है, चलो अब हमने मलेरिया भी पढ़ लिया, फीमेल एनोफिलिस से होता है ये भी पढ़ लिया। अब तुम पढ़ोगे कॉमन डिजीजेस ह्यूमन में, हमने बैक्टीरियल पढ़ ली, प्रोटोजोअन पढ़ ली, थर्ड कौन सी है हमारी, हेलमिंथिक डिजीज है। इसमें आपके दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट क्या है, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस किससे होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड से होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉमन राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। इसका नेम आप याद रखोगे, हमेशा साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करोगे, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएगा आपका। देन ये भी क्या है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम इसको कैसे हम पहचानेंगे साइन एंड सिम्टम। बेटा देखो ये तो है, इस चैप्टर में ना आपको हर एक डिजीज के साइन एंड सिम्टम को थोड़ा थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बट यू विल लर्न, रोज रोज रिवाइज करोगे लर्न हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें क्या है, देखो इसमें मैं ये स्टार बना रही हूँ, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है। जो स्टार बनाए ना वो तो लर्न करने ही करने हैं। इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज है। ठीक है, ये सब रखोगे, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज है, इंटरनल ब्लीडिंग है। अब ये कैसे फैलता है, एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेट सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स। मोस्टली डिजीजेस ना बेटा गंदे पानी और गंदे खाने से फैलती है। तभी तो आप सबसे ये कहा जाता है कि हमेशा फ्रूट्स खा रहे हो, है ना, वेजिटेबल्स खा रहे हो, ऑलवेज वॉश देम। क्योंकि आप देखो ये इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से पास आउट हो रहे हैं, उसमें उसके एग्स आ जाते हैं, है ना, वो एग्स सॉइल में होंगे और उसी सॉइल के अंदर एक फ्रूट उग रहा है तो वो उसके अंदर भी तो आ जाएंगे ना हमारे पैरासाइट्स। इसलिए आपसे कहा जाता है हमेशा वॉश करके हमें खाना चाहिए खाने को। ठीक है, अब देखो हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड मतलब होता है बेटा गंदा पानी, वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये आया आपको समझ में? इसका बेसिकली वाली डिजीज का जो रिलेशन है वो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज से रिलेशन है। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। आगे कॉलेज में ना आप बहुत ही इन डेप्थ इसकी लाइफ साइकिल पढ़ोगे, जूलॉजी में तो पूरा है ये वाला एस्केरिस के बारे में। देन बेटा जी दूसरी क्या है, एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। भाई इसमें पता है क्या होता है, इसमें जो हमारा लेग होता है ना, वो आपने एलिफेंट का लेग देखा है ना, कितना मतलब मोटा होता है, वैसे हो जाता है। देख रहे हो कितनी डेडली डिजीज है, कितनी डिफॉर्मिटी कॉज हो जाती है। ये भी मॉस्किटो के बाइट से होता है। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि भाई मॉस्किटो से बचो, है ना, उन मॉस्किटोज के रिपेलेंट्स को यूज करो, क्रीम्स को यूज करो मॉस्किटो को जो हटाते हैं। इसलिए बेटा मॉस्किटो बहुत डिजीजेस कॉज करते हैं, हाउस फ्लाई भी बहुत डिजीज कॉज करती है, टाइफॉइड वगैरह ना। तो अब एलिफेंटियासिस को देखते हैं, भाई ये कैसे होता है। इसका दूसरा नेम क्या होता है, फिलेरियासिस। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरियासिस। ठीक है जी, इसका क्या है पैथोजन, वुचेरेरिया। अब वुचेरेरिया की ये तो जीनस हो गया, इसकी दो स्पीशीज है, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर वुचेरेरिया मलाय, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है बेटा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। देखो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। कहाँ की होती है, ऑफ द ऑर्गन्स विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। बहुत सालों तक ना उधर ही रहते हैं ये। लेग्स में ना लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें ये लिव कर जाते हैं। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, यही मैं बता रही थी आपको, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमारी कॉज हो जाती है। जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, जेनाइटल डिफॉर्मिटीज भी हो जाती हैं। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी बना हुआ है, आप देखना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पैथोजन आर ट्रांसमिटेड। कैसे ट्रांसमिट होता है हमने बताया था, फीमेल मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। मैंने आपको ये भी बताया था जो हमारा मलेरिया है वो भी हमारा फीमेल मॉस्किटो ट्रांसमिट करा था। देख रहे हो मॉस्किटो से कितनी डिजीज होती है। तो हमने क्या देख लिया, एलिफेंटियासिस को भी देख लिया। ठीक है, अब तुम आ जाओ इम्यूनिटी पे। देखो सारी डिजीज हो गई, हो भी गई तुम्हारी सारी डिजीज भाई, है ना, हो गया रिवीजन डिजीजेस का। बस ये है कि तुम्हें अच्छे से एक बार एनसीईआरटी को और रीड करना है, डन है तुम्हारा चैप्टर, आधे घंटे में डन हो जाएगा। इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अब इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, बाय बर्थ। ठीक है, बर्थ से जो इम्यूनिटी तुमने पाई होती है उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है ना जी। अब इम्यून सिस्टम के अंदर भी मेमोरी जनरेट हो रही होती है, यार मुझे ना पहले ये वाली डिजीज हुई थी, अब ये डिजीज अगर वापस से होगी ना तो मैं रेडी हूं फाइट करने के लिए, है ना।
तुम रेडी हो फाइट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड, दैट वी एक्वायर, ठीक है, इन आवर लाइफ स्पैन, जो हमने एक्वायर की होती है। तो इनेट क्या होती है, बाय बर्थ, फ्रॉम बर्थ, बर्थ से होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक। लेकिन एक्वायर्ड कैसी होती है, आपकी स्पेसिफिक टाइप की होती है। दो तरह की इम्यूनिटी आपको समझ में आ गई। अब हम एक्वायर्ड में भी टाइप्स पढ़ेंगे। भाई एक्वायर्ड के कौन से टाइप्स होते हैं, अब देखो यही लिखा है, इनेट इम्यूनिटी कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होती है। और इसमें 4 टाइप्स के बैरियर आपके आ जाते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। कौन से 4 टाइप्स के बैरियर आते हैं, देखो, फिजिकल बैरियर। अब सबसे पहला फिजिकल बैरियर कौन सा है बेटा जी, बता दो, इसका एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, स्किन, मैंने बता दिया, स्किन है, ठीक है। फिजिकल बैरियर का क्या एग्जाम्पल गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, स्किन गिवन है, ठीक है, स्किन गिवन है। और इंटरनल ऑर्गन्स को भी तो प्रोटेक्ट करने के लिए एक लाइनिंग की जरूरत होती है। वो इंटरनल लाइनिंग कौन सी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरोजेनिटल सिस्टम, उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी हमारी बैरियर होगा फिजिकल में, म्यूकस लाइनिंग होती है, ठीक है। तो स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग। देन इनेट इम्यूनिटी में दूसरे टाइप का बैरियर कौन सा है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसका एग्जाम्पल तुम बताओगे मुझे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। चलो दो मैं बता रही हूँ, एक तो सलाइवा हो गया और एक टीयर्स हो गया, ठीक है। ये आते हैं क्वेश्चंस, मैं रिवीजन करवा तो रही हूँ, बट ये एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हो तुम सब। भाई ये पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि बहुत इजीली मार्क्स गेन कर जाओगे, बहुत इजीली, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब क्या होते हैं, हमारे सेलुलर बैरियर्स भी होते हैं, हमारी WBCs होती है। अब बेटा जी मुझे WBCs का दूसरा नेम भी बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि WBCs को हम क्या बोलते हैं, बताओ WBCs को क्या बोलते हैं। देन लास्टली क्या है, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन क्या होते हैं, जैसे कोई सेल है आपका, ठीक है, तुम्हारा कोई सेल है, उसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, तो जो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा ना, वो कुछ रिलीज करेगा। वो क्या रिलीज करेगा, उसका नाम होगा इंटरफेरॉन। तो वो जो इंटरफेरॉन है ना, वो एक तरह का साइटोकाइन है, बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है, आगे पढ़ोगे इम्यूनोलॉजी में, ठीक है, आगे तुम पढ़ोगे इम्यूनोलॉजी में, मैंने पढ़ा था एकदम, बहुत सारे टाइप के होते हैं, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इम्यूनोलॉजी, बहुत मजा आएगा तुम्हें कॉलेज में। तो साइटोकाइन क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट इंटरफेरॉन, उन्होंने इंटरफेरॉन सिक्रीट कर दिया। और इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन कहेगा कि भाई जो हेल्दी सेल है ना, वो उससे कहेगा कि भाई देख ये ना इंटरफेरॉन मैंने सिक्रीट कर दिया है, तो तुझे ये पता लग जाएगा कि तू भी अब वायरस से इन्फेक्ट मत हुई हो। हाँ, ये बचाते हैं इंटरफेरॉन, जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं ना, उनको रेस्क्यू करते हैं। और ये इंटरफेरॉन कौन सिक्रीट करता है, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल हो गए होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। ये आया तुम्हें समझ में। साइटोकाइन का मैं एग्जांपल लिख दूं, इंटरफेरॉन, डन है जी, इंटरफेरॉन, ठीक है। सेलुलर बैरियर में मैंने क्या बताया था तुम्हें, WBCs होते हैं हमारे पास, ठीक है, WBCs, PMNL की फुल फॉर्म बता दो, तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। ये बता दोगे। इनेट इम्यूनिटी में हमने 4 टाइप्स के बैरियर पढ़ लिए, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्या था एक, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर, डन है जी। अब तुम आ जाओ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैंने तुम्हें क्या बताया था, स्पेसिफिक टाइप की होती है, होस्ट स्पेसिफिक होती है, एक्वायर्ड करते हैं हम, मेमोरीज में हमारी जनरेट होती है। तो ये क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है तुम्हारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जिसको हम एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। अब तुम कहोगे प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है। देखो, प्राइमरी मतलब पहली बार हमारी बॉडी ने कोई पैथोजन से इंटरैक्ट करा, तो जो वो रिस्पॉन्स होगा उसको कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, ये लो इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि हमारी बॉडी पहले उसको नहीं देखा। तुम बोर्ड एग्जाम्स देखने जा रहे हो, तुमने कभी पहले बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है ना, तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुमने बहुत अच्छे से प्री बोर्ड्स की प्रैक्टिस कर ली, सैंपल पेपर्स लगा लिए, रिविजन कर लिया, यू आर रेडी, है ना, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा, तो वो होगा तुम्हारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब तुम समझो, प्राइमरी रिस्पॉन्स में बॉडी ने फर्स्ट टाइम पैथोजन से इंटरैक्ट करा, तो वो लो इंटेंसिटी का होगा, ठीक है, वो हो गया प्राइमरी रिस्पॉन्स। फिर से कुछ महीनों बाद वो वाला पैथोजन फिर से आया और उसने तुम्हारी बॉडी से इंटरैक्ट करा, ठीक है। तुम्हारी बॉडी कहेंगी यार नहीं, मुझे याद है, मेरे में मेमोरी बन गई है ना, याद रहता है ना, मेरे में मेमोरी बनी हुई है कि यार ये वाला पैथोजन से ना मेरा पहले भी इंटरेक्शन हुआ है। तो वो क्या करेगी, तुम्हारी बॉडी को रेस्क्यू करेगी ना, और हाई इंटेंसिटी से रेस्क्यू करेगी, बिकॉज द बॉडी नोज दैट ये रिस्पॉन्स पहले हुआ है। उस हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे,
सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे, दैट इज आर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया लर्न। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, देखो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब आप कहोगे मैम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? बेटा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है दो टाइप की हो गई हमारी। एक में तो आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम बोल देंगे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरे टाइप की इम्यूनिटी कौन सी हो गई? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? CMI। अब याद रखेंगे बेटा। अब आप कहोगे ह्यूमरल क्या होता है? ह्यूमरल मतलब एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी कौन से लिम्फोसाइट जनरेट करते हैं? डी लिम्फोसाइट जनरेट करते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड। अब एंटीबॉडीज कौन जनरेट करता है हमारा? बी लिम्फोसाइट जनरेट करते हैं, बी लिम्फोसाइट जनरेट करते हैं। ठीक है जी, ये आप याद रखोगे। अब आप कहोगे क्या मैम टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी को जनरेट नहीं करते? बेटा टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी को जनरेट नहीं करते, बट जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना वो बी लिम्फोसाइट्स की ना हेल्प करते हैं, है ना, वो उनकी हेल्प करते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडी को जनरेट करने के लिए। नाउ यू विल आस्क मी मैम टी लिम्फोसाइट्स का क्या फंक्शन होता है? ये रहा तुम्हारा फंक्शन। बेटा टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करता है। क्या करता है बेटा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये कौन करता है? टी लिम्फोसाइट्स करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है तुम्हारा एक, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होना पड़ता है, किसी की किडनी खराब हो गई है ना, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स का, आइस का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो लिवर का हो रहा है, लिवर के पार्ट का हो रहा है, तो तुम क्या किसी का भी लगा लेंगे? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। पूरी ना टिश्यू मैचिंग होती है। MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, आगे इम्यूनोलॉजी में पढ़ोगे, MHC कॉम्प्लेक्स 1, MHC कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, पूरा पढ़ोगे डिटेल में। अभी तुम ये देखो जो मैं बता रही हूँ। तो ग्राफ्ट मतलब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसमें किस टाइप की इम्यूनिटी जो ग्राफ्ट को है वो रिजेक्ट कर सकती है? ह्यूमरल या फिर सेल मीडिएटेड? आप बताओगे मुझे? एक बार आप बताओ क्या होगा इसका आंसर कमेंट्स में जल्दी से, कि भाई ग्राफ्ट रिजेक्शन में किस टाइप की इम्यूनिटी रिजेक्ट कर रही है, बताओ जल्दी से। मैं बता रही हूँ, देखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है जी, ग्राफ्ट रिजेक्शन डन है। ये आया बेटा जी को समझ कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, उसके बैरियर्स कौन से हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है। डन है, इम्यूनिटी डन हो गया हमारा। देखो हाँ, अब मैं तुम्हें, ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, अब बेटा एंटीबॉडी भी ना कई टाइप्स की होती है बॉडी में हमारी प्रेजेंट। ठीक है, बताओ कौन से टाइप्स की होती है? देखो IgA। आप कहोगे ये IG क्या मतलब होता है? बेटा इस IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन। ठीक है, इसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन। ठीक है, आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे कॉलेज में। IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है, एंड IgG भी होती है। देखो लास्ट वाला कैपिटल है। ये डिफरेंट टाइप्स की ना तुम्हारी एंटीबॉडी मैंने बना दी है। अब स्ट्रक्चर कैसे होता है एंटीबॉडी का? देखो वाई नहीं दिख रहा तुम्हें बना हुआ, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। अब इस वाई शेप स्ट्रक्चर में क्या होता है? 2 स्मॉल लाइट चेन होती है। देखो स्मॉल लाइट चेन होती है एंड 2 लॉन्ग हैवी चेन्स होती है। देखो हैवी चेन्स होती है तो क्या होते हैं? देखो H2 हैवी चेन्स 2 है ना, देखो दो हैवी चेन और 2 लाइट चेन्स। ये तुम्हारा एंटीबॉडी H2L2, ये देखो ऐसे बना हुआ है। ये एग्जैक्ट डायग्राम भी बनाने को तुम्हें आ सकता है एंटीबॉडी का, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। हमने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी भी देख ली। ठीक है बेटा जी, ये एंटीबॉडी कौन सी है? ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। लर्न रखेंगे बेटा जी, वेरी गुड। तो
तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी भी हमने देख लिया। अब तुम आ जाओ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, देखो एक्टिव इम्यूनिटी होती है कि कोई भी पैथोजन है उससे तुम्हारा एनकाउंटर हो गया, ठीक है, उसको तुमने तुम्हारी बॉडी के अंदर वो चला गया पैथोजन, चाहे वो कैसा भी हो, वीक पैथोजन है या बस पैथोजन जाना चाहिए, तो वो हो गई तुम्हारी एक्टिव इम्यूनिटी। ये थोड़ी स्लो होती है, ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगता है डेवलप होने में कि पहले बॉडी पहचाने की अच्छा ये वाला पैथोजन था, ठीक है, ओके ओके, अब मैं इसकी मेमोरी जनरेट करता हूँ, ये हो गई एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन कुछ केसेस में हमें क्या होता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देनी पड़ती है, पैथोजन नहीं देते, प्री फॉर्म्ड रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में दी जाती है, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। तो उस टाइप की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो पैसिव में क्या होता है, देखो पैसिव में होता है आपका, देखो पैसिव में होता है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती है, ठीक है, या फिर रेडीमेड एंटीबॉडीज, कुछ भी लिख लो, पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज, ठीक है, ये बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में जो पैथोजन है वो डायरेक्टली बॉडी से इंटरैक्ट कर रहा होता है, पैथोजन डायरेक्टली इंटरैक्ट्स विद द बॉडी, उस टाइप की इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, ठीक है, अब लर्न रखोगे। अब इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कोलोस्ट्रम का, तुम मुझे ये बताओ कोलोस्ट्रम में कौन सी टाइप की एंटीबॉडी मिलती है। ठीक है बेटा, कोलोस्ट्रम क्या होता है, येलोइश फ्लूइड होता है ना, ड्यूरिंग लैक्टेशन है ना, मदर्स बॉडी मेमोरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है ना, येलोइश फ्लूइड होता है बेटा, इसके अंदर ना एंटीबॉडी होती है, ठीक है, हैज एंटीबॉडी, जो डेवलपिंग फीटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इम्यून सिस्टम को भी तो डेवलप करना हैज एंटीबॉडी। अब मुझे बेटा जी बताएंगे इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो कोलोस्ट्रम है ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया तुम्हारा, फिर एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया या फिर पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया, बताओ ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने तुमसे पूछे हैं, बताओगे तुम सब, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए बेटा, इसके आंसर दे दोगे तुम्हें लर्न रहेगा कोलोस्ट्रम। अब ऐसे बेटा क्या होता है, प्लेसेंटा हमने पढ़ा था, प्लेसेंटा पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, बेटा प्लेसेंटा के थ्रू भी कुछ कुछ हमारी एंटीबॉडीज फीटस को पास ऑन होती है, ठीक है, बट अभी तो मुझे कोलोस्ट्रम का बताओगे कि कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पास होती है, क्योंकि तुम्हारी ये एनसीईआरटी में गिवन है। और ये किस टाइप की इम्यूनिटी होगी, एक्टिव इम्यूनिटी होगी या फिर पैसिव इम्यूनिटी होगी। डन है जी, चलो एक्टिव और पैसिव को भी हमने शॉर्ट में देख लिया। अब तुम आ जाओ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अरे इंजेक्शन लग रहा है, बचपन में लगते थे ना इंजेक्शन, जाते थे ना, मैं जब छोटी थी है ना, वो इंजेक्शन दे देते, एक तो वो दवाई भी पिला देते जब हम छोटे होते थे, है ना, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, है ना। तो अब ये होता क्या है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन हुआ क्यों हमें, ठीक है। अब वैक्सीनेशन जो इंजेक्शन लग रहा है उसके अंदर क्या है क्या उसके अंदर, देखो उसके अंदर क्या है, तुम्हारा वीक पैथोजन है। मैंने क्या बताया था, बॉडी पैथोजन से इंटरेक्ट करेगी, चाहे वो पैथोजन कैसा भी हो, वीक हो, डेड हो, है ना। तो वीक पैथोजन है, वीकेंड या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन, वैक्सीन के थ्रू हमने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। जब उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, बॉडी कहेंगे अरे अच्छा ये तो पैथोजन एंटर हो गया, भाई इम्यून सिस्टम WBC जल्दी से काम करो अपना सॉरी, तो वो अपना वर्क करेंगी, ठीक है। तो ये होता है। और क्या होता है वैक्सीन के अंदर, एक तो हो गया वीक पैथोजन, और क्या प्रेजेंट हो सकता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या फिर एंटीटॉक्सिन। मैंने तुम्हें बताया था पैसिव इम्यूनिटी में कि रेडीमेड एंटीबॉडीज को वैक्सीन के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। अब ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज कौन से केस में होगी, टेटनस या फिर एंटीवेनम, एंटीवेनम इन द केस ऑफ स्नेक बाइट्स, है ना बेटा, स्नेक बाइट्स। अब भाई तुम ये बताओ मुझे, तुमने मतलब किसी को सांप काट गया और वो था जहरीला सांप है भाई, पॉइजनस स्नेक निकला वो, और वो जहरीला सांप था, क्या तुम वेट करोगे कि यार नहीं ऐसा करते हैं इम्यून सिस्टम को ना अभी देखते हैं, उसकी मेमोरी जनरेट होने दो तुम, और तुम्हें ये अच्छे से पता है कि स्नेक्स कितने पॉइजनस होते हैं, विद इन सेकेंड्स बेटा, विद इन सेकेंड्स तुम्हारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सोचो जरा,
तो उसमें तुम क्या करोगे भाई, एंटी वेनम दोगे ना। वेनम क्या होता है, स्नेक का जो पॉइजन होता है ना उसको वेनम कहते हैं, है ना। मैं तो स्नेक, एक तो मुझे स्नेक देख के इतना डर लगता है, मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब स्नेक्स आर वेरी स्केरी नो, है ना। मुझे डर लगता है स्नेक्स देख के, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं देखती हूँ टीवी पे वो स्नेक ना भाई, एक तो वाटर स्नेक हो गया तुम्हारा, और एक नॉर्मल वो ग्रीन कलर के स्नेक्स हो गए, जितने भी कलर्ड स्नेक्स टाइप के होते हैं ना, मतलब वेरी स्केरी यार, है ना। तो वो जो स्नेक्स है वो पॉइजनस था, उसने बाइट कर लिया। वी हैव टू इंजेक्ट द एंटी वेनम ताकि बॉडी में वो फैले ना भाई। तो वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी हो गई, एंटी टॉक्सिन हो गया। तो एंटी वेनम इसलिए पहले से बना के रखा गया। ऐसे टेटनस में होता है ना, टेटनस में भी हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक क्वेश्चन आया था इसका एमसीयू का, पहले पता नहीं कब आया था, मैं रिकॉल नहीं कर रही ईयर, बट क्वेश्चन आया हुआ था। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया। किस चीज का यूज हुआ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाने में, है ना। तो तुम मुझे बता सकते हो किसका यूज हुआ था हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाने के लिए। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट, बताओ। इसमें मैं ऐसे कर रही हूं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट। इसका मैंने क्वेश्चन भी आगे डाला हुआ है, देखते हैं आप में से कौन कौन मुझे करेक्ट आंसर बताएगा, ठीक है। तुमको ये समझ में आया वैक्सीनेशन में क्या क्या होता है। या तो वीकेंड पैथोजन हो सकता है, या फिर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हो सकती हैं, या फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो अभी रिसेंटली अभी बनाया गया, अभी रिसेंट ही है, कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म से उसको बनाया गया है। तो हमने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन भी पढ़ लिया बेटा जी। अब तुम आ जाओ एलर्जीज की, भाई यार मुझे ना इससे एलर्जी है यार, प्लीज ये मत करो, है ना। होती है ना किसी किसी चीज से हमें एलर्जी हो जाती है। अब वो एलर्जी क्या होती है बेटा, एक्सएजरेटेड रिस्पॉन्स। एक्सएजरेटेड मतलब यार बहुत ही हाई लेवल का रिस्पॉन्स हो गया, एक्सएजरेटेड मतलब हो गया ये बहुत ही, मतलब एक ही बहुत एम्पलीफाइड वे में इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। तो उससे हमें बहुत सिम्टम्स भी हो सकते हैं बेटा। एलर्जी इज वेरी, मतलब थोड़ा सा बहुत ही सेंसिटिव होता है वो इंसान की, इससे हमें सेंसिटिविटी है, इससे हमें एलर्जी है। इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, कौन से हमारे केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कौन से टाइप की इम्यूनिटी एंटीबॉडीज में इन्वॉल्व है। तो तुम पहले ये देखो एलर्जी की डेफिनेशन क्या है। भाई मैं एग्जाम में क्या लिख कर आऊंगा, एग्जाम में मैं लिख कर आऊंगा द एक्सएजरेटेड रिस्पॉन्स। एक्सएजरेटेड मतलब बड़ा चढ़ा हुआ रिस्पॉन्स, है ना, ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी, है ना। अब वो एंटीजेंस कौन से होते हैं, वो एंटीजेंस तुम्हारे क्या क्या होते हैं, यहाँ पे लिखे नहीं क्या मैंने, एंटीहिस्टामाइन, ठीक है। अब वो एंटीजेंस क्या क्या हो सकते हैं, पॉलन भी हो सकते हैं, है ना, जैसे हवा में होता नहीं, डस्ट हो सकती है, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, ये भी गिवन है, पॉलन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, ठीक है। डस्ट से एलर्जी हो गई, पॉलन से एलर्जी हो गई। किसी किसी को क्या होता है, कुछ कुछ फूड प्रोडक्ट से भी एलर्जी होती है ना। फूड प्रोडक्ट से भी बेटा किसी किसी को एलर्जी होती है। दैट वो ना पहले देखते हैं कि यार ये इस वाले में ना इसके इंग्रेडिएंट्स में ये वाला प्रोडक्ट है, सो वी वोंट बी टेकिंग दैट, ओके। सो वो एलर्जी होती है। मेरी एक फ्रेंड को है, वो बहुत सेंसिटिव है बेटा, है ना। तो इसलिए इट इज, मतलब एलर्जी इज डिफरेंट लेवल। वो अपने साथ कुछ रखते भी हैं, एंटी एलर्जेंस मेडिसिन होती है उनके पास। तो एक्सएजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में पॉलन प्रेजेंट है, डस्ट प्रेजेंट है, इसको एलर्जी कहते हैं। अब द सब्सटेंसेस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, उसको क्या बोलेंगे, एलर्जेंस बोलेंगे। एलर्जेंस क्या होते हैं, जो एलर्जी को कॉज कर रहे हैं उनको एलर्जेंस बोलेंगे। अब इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आईजीई प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये आप याद रखोगे, एलर्जी आईजीई, देखो ई आ गया ना इसमें, ई, अब इसमें भी आईजीई, इससे हम लर्न रख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बता देना, कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इस ये वाले चैप्टर में ना यही है, एंटीबॉडी के इर्द गिर्द घूम रहा है चैप्टर, ठीक है। तो तुम्हें लर्न करना है, एलर्जी में हो गया आईजीई, कोलोस्ट्रम में होगी ये वाली एंटीबॉडी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। डन है, पूरा चैप्टर बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एलर्जी किस क्यों कॉज होती है, क्योंकि हमारे कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। कौन से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, हिस्टामाइन, ये वाला वर्ड याद रखोगे, हिस्टामाइन वर्ड याद रखोगे, एंड सेरोटोनिन। कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, मास्ट सेल्स से रिलीज होते हैं। बहुत टाइप के ना इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मास्ट सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, इओसिनोफिल्स हो गए। तो तुम एलर्जी में कौन से सेल्स को याद रखोगे कि जो हमारे मास्ट सेल्स हैं, ये वाले सेल्स हैं, मास्ट सेल्स है, इनमें से एक केमिकल रिलीज हो रहा है, उस केमिकल का नाम क्या है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन।
इनके ये केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। अब तुम कहोगे एलर्जी को कम कैसे करें, मैंने तुम्हें बताया था कुछ रखते हैं वो अपने साथ एंटी एलर्जिक। तो बेटा एंटी हिस्टामाइन, अगर हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है एलर्जी में तो एंटी हिस्टामाइन लेंगे तो एलर्जी कम हो जाएगी। एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स, ये 3 आए थे क्वेश्चंस में, ठीक है। उसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ओनली एंटी हिस्टामाइन, ओनली स्टेरॉइड, ओनली एड्रेनालिन, बट ये था कि एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है एलर्जी को कम करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। डन है, हमारा एलर्जी हो गया। IgE एंटीबॉडी होती है, मास्ट सेल से सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन सीक्रेट होता है। एलर्जी को कम कौन करता है, हमारा एड्रेनालिन, स्टेरॉइड एंड योर एंटी हिस्टामाइन, ठीक है जी, डन है। अब आ जाओ ऑटो इम्यूनिटी पे। अब भाई ये ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी होती है बस समझना अपने आप इम्यूनिटी, ऑटोमेटिक वाली इम्यूनिटी, नो ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि कभी कभार क्या होता है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है जो हमारी बॉडी के सेल्स है ना वो अपने आप को ही हार्म करने लग जाते हैं। वरना हमारी बॉडी के सेल्स को ये पता होता है कि कौन सा हमारा सेल है और कौन सा बाहर से आया हुआ सेल है, नॉन सेल्फ सेल है। लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में क्या होता है, जो हमारे बॉडी के सेल्स है ना वो अपने आप को ही अटैक करने लग जाते हैं, और दिस एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू अटैक इट्स ओन सेल्फ इज नोन एज योर ऑटो इम्यूनिटी। भाई बहुत खतरनाक है, बॉडी खुद के सेल्स को अटैक कर रही है, ठीक है, उसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहेंगे। इसका एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल किया मैंने, तुम्हारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, इसका क्या एग्जांपल किया मैंने, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब देखो लिखा है ड्यू टू जेनेटिक या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, इस पे अभी रिसर्च चल रही है। द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, डैमेज टू द बॉडी, ऑटो इम्यून, अपने आप को ही अटैक करने लग गए, इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसका क्या एग्जांपल गिवन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है जी, ये डन है। अब तुम आ जाओ इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। भाई इसमें पता है क्या याद रखना है, ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं, बस तुम्हें ये याद रखना है और तुम्हें कुछ याद नहीं रखना। अभी हमने क्या देखा था, एक मलेरिया का लाइफ साइकिल देखा था और एक HIV का लाइफ साइकिल का डायग्राम तुम्हारा गिवन है, बस वो याद रखना है, बस तुम्हारा चैप्टर डन है। अब ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, कौन से होते हैं बेटा, प्राइमरी भी हो सकते हैं और तुम्हारे सेकेंडरी भी हो सकते हैं। टिश्यू, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का कैसा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, वाई शेप स्ट्रक्चर पढ़ा था, 2 हैवी चेन्स थी और 2 लाइट चेन्स पढ़ी थी हमने, है ना। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब देखो ये रहे तुम्हारे लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, जो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स है वो 2 टाइप के होते हैं। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस होते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। तुम ना क्या करो, बस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के एग्जांपल्स को लर्न कर लो, सेकेंडरी वाले को तुम्हारे अपने आप ही पता होंगे ना, भाई ये वाले तो प्राइमरी वाले थे। कौन से थे प्राइमरी, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी वाले कौन से होंगे, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड योर अपेंडिक्स, ठीक है जी। अब तुम्हें पता है जो हमारा थाइमस होता है ना, वो बर्थ के टाइम पे तो बहुत बहुत ही लार्ज साइज का होता है थाइमस हमारा, बट जैसे जैसे हम एज करते हैं जो हमारा थाइमस होता है उसका साइज भी छोटा होता जाता है जब हम एज करते जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं ना कि जब हम ओल्ड हो जाते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है। वो इसलिए कम होती है क्योंकि यार उनका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जो हम इम्यून सिस्टम इन द बॉडी में ये इंक्लूडेड है हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, उसमें जो थाइमस है उसका साइज छोटा होता जा रहा है, जिससे इम्यूनिटी कम प्रोवाइड होती जा रही है। तो थाइमस गेट स्मॉलर इन साइज एज वी एज, ठीक है बेटा जी। ओल्ड एज में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है हमारा थाइमस। अब स्प्लीन पढ़ेंगे हम। स्प्लीन कैसा होता है बेटा, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। रिजर्वायर फॉर एरिथ्रोसाइट्स होता है, ये पॉइंट भी तुम याद रखोगे, ठीक है। लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में बहुत जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स पता है तुम्हें, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। बस तुम्हें ये एग्जांपल्स लर्न रखने हैं इसमें। अब तुम आ जाओ, इसकी फुल फॉर्म याद रखोगे, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें से देखो ये क्वेश्चन बनेगा, 50% of body's lymphoid tissue
ये क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। भाई 50% का लिम्फोइड टिश्यू कौन सा होता है हमारा? 50% ये होता है मॉल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। 50% ऑफ बॉडी इज लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, ये लाइन डायरेक्ट आ जाती है कभी कभार। तो हमने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़ लिए, बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, जिसमें हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका ना वो ना एंटीजन सेंसिटिव बनते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या हो रहा होता है कि तुम्हारे जो लिम्फोसाइट्स है, जैसे बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो मैच्योर हो रहे होते हैं। मैच्योर कैसे हो रहे होते हैं कि वो पहले तो एकदम नेव होते हैं। नेव NAIVE, नेव का मतलब होता है कि उन्होंने कभी पहले कोई एंटीजन से रिएक्ट नहीं करा। बट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में वो एंटीजन सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर वो कहाँ आते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ना उनको एंटीजन से, रियल एंटीजन से इंटरेक्ट करवाया जाता है। तो वहां पे ये चल रहा होता है। अब समझ में आया? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर तो उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, मैच्योरेशन हो रहा होता है, ओरिजिनेशन हो रहा होता है। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर उनका एनकाउंटर किया जाता है एंटीजन से कि भाई वो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मॉल्ट आपको समझ में आ गया बेटा? अब तुम आ जाओ एड्स पे। अब सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही हो गई। ठीक है, एक तो हमने मॉल्ट की फुल फॉर्म देख ली, फिर हमने बहुत सारी एंटीबॉडीज देखी, IgE एंटीबॉडी देखी हमने एलर्जी में, है ना, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन देखा, मास्ट सेल देखा, फिर हमने कोलोस्ट्रम के बारे में देखा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एड्स। अब एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स जब मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो एड्स कौन कॉज करता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो नाम में ही आ रहा है इम्यूनो डेफिशिएंसी। बेटा इम्यून सिस्टम को एकदम ही वीक कर देता है HIV, जिससे हमारा एड्स होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो तुम्हारी फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। कौन कॉज करता है? HIV एक वायरस है जो कॉज करता है। कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? रीट्रो वायरस। इसको याद रखोगे तुम, रीट्रो वायरस। अब पता है तुम्हारे ऑप्शन में क्या देगा? HIV जो है वो ग्रुप ऑफ वायरस राइनो वायरस का है या फिर रीट्रो वायरस का है। राइनो वायरस पे मत कर देना टिक, रीट्रो वायरस पे टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीट्रो वायरस है, रीट्रो। ठीक है जी, ये हो जाएगा बेटा जी। हमने एड्स के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, अब ये उसकी वो है साइकिल है कि जो वो HIV वायरस है वो बॉडी में कैसे एंटर करा, उसने अपना जीनोम कैसे रेप्लिकेट करा। मैंने तुमसे जेनेटिक में क्वेश्चन भी पूछा था कि जो भाई हमारा HIV वायरस है उसका तो RNA जीनोम होता है, तो फिर वो DNA में कैसे बनता है? जब हम सेंट्रल डॉगमा पढ़ रहे थे मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने तुमसे क्वेश्चन भी पूछा था कि तुम मुझे बता दो कि कैसे वो सेंट्रल डॉगमा में RNA से वापस से DNA बना रहा है। और आपने सही आंसर भी करा बेटा कमेंट सेक्शन में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है जिससे वो अपना RNA जीनोम है उसको वापस से DNA में बना लेता है ना। तो इधर भी वो यही कर रहा है। अब तुम यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ये क्वेश्चन देखो बेटा, HIV फैक्ट्री कौन सी होती है? HIV फैक्ट्री बॉडी के अंदर जहाँ पे मेन HIV का पूरा ओरिजिनेशन और रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम चल रहा होता है बेटा, मैक्रोफाज होगा, मैक्रोफाज। ठीक है, मैक्रोफाज के अंदर। ओके जी, अब देखो ये रीट्रो वायरस है, इसका वायरल प्रोटीन कोट है। ठीक है, अब वायरस इन्फेक्ट्स योर नॉर्मल सेल, वायरल RNA का आ गया सेल के अंदर आ गया। अब जब वो सेल के अंदर जाएगा वायरल RNA तो उसको वायरल DNA भी बनाना पड़ेगा। वो DNA कैसे बनाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से बनाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जब वो वायरल DNA बन गया तो ऐसी वो और सेल्स में रेप्लिकेट करता ही जाएगा क्योंकि वो मेन DNA से तुम्हारे अटैच हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। अब न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, अब ये जो वायरल RNA से वायरल DNA तुम्हारा बन गया और मोर वायरल RNA DNA बनते जा रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये हमारे T हेल्पर सेल्स होते हैं ना, उनके नंबर को इतना कम कर देंगे जिससे हम बहुत ही इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएंगे। इम्यूनो डेफिशिएंट बेटा जी क्यों हो जाएंगे? देयर इज डिक्रीज इन
नंबर ऑफ TH सेल्स। अब आप कहोगे मैम ये TH सेल्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम T हेल्पर सेल्स। T हेल्पर सेल्स, देखो हेल्पर सेल्स, इनका नंबर बेटा जी कम होता जाएगा। तो जब आप हम जब भी पता लगाना हो कि किसी को HIV इन्फेक्ट हुआ है कि नहीं, तो उसके ब्लड टेस्ट में बताए हम क्या चेक करते हैं? हम नंबर ऑफ T हेल्पर सेल्स को चेक करते हैं। ठीक है, अगर T हेल्पर सेल्स का नंबर बहुत कम हो जाता है ना, तो सस्पेक्टफुल कंडीशन बन जाती है कि दैट पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम योर एड्स। ठीक है सॉरी बेटा। अब बेटा ये एड्स कैसे होता है? किसी इंसान को ऑलरेडी HIV इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है कि वही यूज्ड नीडल यूज़ कर ली, है ना। जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो यही, उनमें ज़्यादा होता है ये कॉमन, है ना। ठीक है, अब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी से भी हमारा HIV फैलता है। तभी हम बोलते हैं कि हमें प्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, यूज़ ऑफ फिजिकल बैरियर्स का यूज़ करना चाहिए ताकि ये जो HIV है ये स्प्रेड ना हो। बिकॉज बेटा HIV का क्योर नहीं है। हम बेशक से एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज ले सकते हैं, बट 100% HIV को क्योर करना पॉसिबल नहीं हुआ है। तो क्या हो सकता है? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, अभी इस पर भी रिसर्च चल रही है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज पर। सो मैंने आपको क्या बताया था? प्रिवेंट, है ना, इन्फेक्टेड नीडल्स, मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज़, मतलब अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना। इससे हमारा जो HIV है बहुत कॉमन मतलब स्प्रेड होता है ना। एंड बीइंग एन एडोलेसेंट, ये बहुत ही वल्नरेबल एज है, दैट हमें बिल्कुल इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस डेडली डिजीज़। ठीक है बेटा जी, आपको समझ में आया? HIV फैक्ट्री कौन होती है? हमारी मैक्रोफाजेज होती हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से वायरल RNA वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीपल कॉपीज़ को रेप्लिकेट करता है, T हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज कर देता है। अगर T हेल्पर सेल्स कम हो गए, हमारी इम्यून सेल्स कम हो गए, उससे हमें इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी और हम कॉमन डिजीज़ को भी ईजिली कैच कर लेंगे HIV में। ठीक है, अब हमने एड्स को भी देख लिया। अब आप इधर आ जाओ, ये मैंने आपको बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। HIV एंटर्स और हेल्पर T लिम्फोसाइट, जिसको TH से रिप्रेजेंट करा, ऐसे करते देखो T और यहाँ पे नीचे स्मॉल h, TH ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर डिक्रीज हो जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया? जब भी हमें पता लगाना हो HIV किसी को है कि नहीं, हम कौन से टेस्ट का यूज़ करते हैं? जैसे टाइफॉइड में हमने विडाल टेस्ट का यूज़ करा था। HIV में कौन से टेस्ट का यूज़ करेंगे? एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म तुम सब याद रखोगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये देखो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा। अब ये एलाइजा भी ना बहुत टाइप का होता है, जैसे सैंडविच एलाइजा होता है हमारा। इसको तुम आगे पढ़ोगे, इम्यूनोलॉजी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा जूलॉजी में, आगे पढ़ोगे कि एलाइजा भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, अभी तुम सब क्या याद रखोगे कि HIV को हम कैसे टेस्ट करेंगे? एलाइजा के थ्रू टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, चलो अब प्रिवेंशन ऑफ एड्स मैंने तुम्हें बताया है ना, कैसे कैसे एड्स फैलता है, हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, बेटा इग्नोरेंस नहीं करना। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द डिजीज की इससे हमें डिजीज हो सकती है। अब इसकी फुल फॉर्म भी आती है, नाको क्या होता है हमारा? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए कि भाई ये डिजीज़ है, बहुत डेडली डिजीज़ होती है ना। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखोगे, किसकी याद रखोगे? नाको की, NACO, नाको। ठीक है, अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को शुरू करे हैं, जैसे मेकिंग ब्लड, जो हमारा ब्लड है ब्लड बैंक के अंदर, वो भी तो वायरस से फ्री होना चाहिए। नहीं तो आप देखो ब्लड बैंक्स में अगर इन्फेक्टेड ब्लड हो गया तब तो भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू HIV हमारा स्प्रेड कर सकता है। तो हमें ब्लड बैंक में भी एकदम हेल्दी ब्लड को रखना है ना, सेफ फ्रॉम HIV। देन डिस्पोजेबल नीडल्स, हमेशा ओनली वन टाइम यूज नीडल होनी चाहिए, डिस्पोजेबल नीडल्स होनी चाहिए। ठीक है, सिरिंजेस इन पब्लिक,
फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, मैंने आपको क्या बताया था, फिजिकल बैरियर्स का हमें यूज़ करना होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने होते हैं। तो ये सब जो प्रोग्राम्स ये WHO ने स्टार्ट करे हैं विद योर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आपको समझ में आया HIV? ठीक है। अब आप आ जाओ कैंसर पे। ये भी बहुत डेडली डिजीज है कैंसर, है ना, बकल कैविटी, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, है ना, कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं। तो कैंसर इज वन ऑफ द ड्रेडेड डिजीज, बहुत सारे लोगों को होता है। ठीक है। अब कैंसर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो कैंसरस है। अब आप कहोगे कि भाई कैंसरस सेल और नॉन कैंसरस सेल मतलब नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है। बेटा जो नॉर्मल सेल होता है वो एक प्रॉपर्टी शो करता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है कि जैसे ही आपके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल्स को पता लग जाता है कि यार अब हमें रुकना है, अब हमें डिवाइड नहीं करना है। ठीक है। लेकिन जो कैंसर सेल होती है ना, इट डिवाइड्स अनकंट्रोलेबली, उन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, उनको कोई रेगुलेट ही नहीं कर सकता, वो इतने सारे सेल्स का लंप बना लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कैंसर सेल लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को ही खो चुके होते हैं। तो इसमें यही लिखा है जो नॉर्मल सेल है शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कि जैसे देखो ये क्या है आपके, देखो ये नॉर्मल सेल्स है। ठीक है। ये मैंने क्या बना दी, नॉर्मल सेल्स। ये है बेटा जी आपके नॉर्मल सेल्स। ठीक है। अब ये नॉर्मल सेल्स ना तुम्हारे डिवाइड कर रहे थे, देखो ये तुम्हारे डिवाइड कर रहे थे। अब ये डिवाइड करना रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि ये सेल इससे टच कर गया, इससे टच कर गया, तो इसको ना ये सिग्नल मिल गया कि यार अब ना मुझे डिवाइड नहीं करना, अब मुझे रुकना है। तो नॉर्मल सेल शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये इसको शो करेंगी। ठीक है। अब मैं कैंसरस सेल बना दूं, ये देखो ये क्या है, तुम्हारे कैंसरस सेल बना दिए मैंने। ये देखो ये डिवाइड करे ही जा रहा है, इसका कोई पैटर्न देख रहे हो तुम, देखो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करे ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा भाई। देखो ये कितना सारा डिवाइड कर गया। ये क्या है तुम्हारा, देखो इसको रोक ही नहीं पा रहा कोई, ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर रहा है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, कैंसरस सेल हो गए। कैंसरस सेल क्या कर रहे हैं, डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को बेटा जी शो ही नहीं कर रहे, है ना, दे लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो भाई अगर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करे तो अनकंट्रोलेबली डिवाइड ही करते रहेंगे। तो यही तो कैंसर है, वो पूरा लंप बन जाता है ना कैंसर का, गिविंग राइज टू अ मास ऑफ सेल्स। उस मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, ट्यूमर्स बोलते हैं। तो ये पूरा क्या बन गया तुम्हारा बेटा जी, ये तुम्हारा पूरा ट्यूमर बन गया। ठीक है। अब ये ट्यूमर भी दो तरह का होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। अब जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो एक जगह पे कन्फाइंड रहता है, कन्फाइंड मतलब एक जगह पे ही रहता है, फैलता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। लेकिन डेडली ट्यूमर कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। अब उसके इस फैलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा जो मेटास्टेसिस है वो कौन से टाइप का ट्यूमर शो करता है, बिनाइन या फिर मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस दैट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द बॉडी। मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखो यही आएगा, देखो बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, रिमेन कन्फाइंड, ठीक है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, फेटल होता है, बहुत खतरनाक होता है, फेटल होता है, स्प्रेड्स, ये स्प्रेड करता है। इस स्प्रेड की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है। आपको समझ में आया, देखो M फॉर मेटास्टेसिस एंड M फॉर मैलिग्नेंट ट्यूमर। डन है बेटा जी, आपको समझ में आया दो टाइप के ट्यूमर कौन से होते हैं। अब बेटा जी कॉजेस ऑफ कैंसर क्या होते हैं। अब हमें कैंसर कैसे कॉज होता है, देखो कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल्स भी बोल देते हैं,
मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, हमारे चेंजेस हो जाते हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब ये जो कैंसर को कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मतलब बेटा कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग। ठीक है, ये आपको हो जाएगा लर्न, कैंसर कॉजिंग। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है बेटा को, कैंसर कॉजिंग। अब यहाँ पे याद रखो कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती है, मैंने क्या कहा था? फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अब एक्स रेज हो गई आपकी आयोनाइजिंग, एक गामा रेज हो गई आपकी आयोनाइजिंग। ये बहुत एग्जांपल्स में क्वेश्चन आएगा। और नॉन आयोनाइजिंग का एग्जांपल क्या हो गया? यूवी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का एग्जांपल क्या हो गया? यूवी। ये क्या करती हैं? जो ये रेज होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती हैं। ये हमारे डीएनए को डैमेज कर देती है, जिससे हमें कैंसर हो सकता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन के दो एग्जांपल याद रखोगे, एक्सरे, गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग के एग्जांपल क्या है? यूवी रे। ठीक है, इसको लर्न रखोगे। केमिकल कार्सिनोजन कौन से हो गए? टोबैको। देखो लंग कैंसर हो जाता है टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग कितनी इंजूरियस टू हेल्थ होती है। ठीक है, अब कैंसर कॉजिंग वायरस भी होते हैं। कैंसर बता क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर होती है आपकी ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्को जहाँ पे वर्ड आ जाए मतलब कैंसर रिलेटेड है, ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजेनिक वायरस क्या होगा? देखो ऑन्को आ गया ना वर्ड, ऑन्को। ऑन्को मतलब कैंसर रिलेटेड। तो वो वायरस जो कैंसर कॉज करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। ठीक है, अब सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये जो जीन्स होते हैं हमारे, ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अभी भी प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिव है। अगर कोई म्यूटेशन की वजह से, मैंने क्या बताया, डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, अगर कोई म्यूटेशन की वजह से, कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कार्सिनोजन की वजह से ये वाली जो जीन्स है ये एक्टिव हो गई, भाई ये तो कैंसर कॉज कर देंगी। ठीक है, सो दीज सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स व्हेन बिकम्स एक्टिवेटेड दे कैन कॉज कैंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आया? चलो अब कैंसर डिटेक्शन कैसे होता है, इसमें आपका क्या दिया हुआ है? देखो रेडियोग्राफी दिया हुआ है। रेडियोग्राफी में क्या होता है? यूज ऑफ एक्सरेज होता है। सीटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये तीन चीजों से हम कैंसर डिटेक्शन करते हैं, ये आप लर्न रखोगे बेटा। ठीक है, ये भी हमारा डन है। इसमें फुल फॉर्म्स आपको लर्न रखनी है। मेन आपको समझ में आया ना, कैंसर दो तरीके का हो जाता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल क्या है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है, ऑन्कोजेनिक वायरस क्या है, कैंसर डिटेक्शन कैसे होता है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैसे होगा, है ना? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आपने देखा होगा कि हेयर लॉस हो जाता है। बेटा इतनी पावरफुल थेरेपीज होती हैं, है ना, रेज होती हैं कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो कैंसर से फाइट कर रहे होते हैं ना इंडिविजुअल्स, देयर लाइफ इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, और पता है कैंसर कॉज करने का एक मेन रीज़न क्या है? स्ट्रेस। बेटा हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना उतने हमारे अंदर ना जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप जितना स्ट्रेस लोगे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा वो हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी, है ना? तो हमें हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, तो कैंसर के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं? देखो रेडियोथेरेपी होती है, बहुत सारी रेज होती है, देन इम्यूनोथेरेपी होती है, और कीमोथेरेपी आपने सुना होगा ना, कीमोथेरेपी होती है। इसमें हमारा हेयर लॉस हो जाता है। कैंसर को ख़त्म करने में ना उसको पूरा बर्न करना पड़ता है। कैंसर का जो लंप होता है ना पूरा ना उसको बर्न करना पड़ता है, तब जाके वो कैंसर क्योर होता है। और कभी कभार अगर एक सेल भी तुम्हारा कैंसर का रह गया ना वो वापस से डिवाइड कर जाएगा। सोचो इतनी ज़्यादा थेरेपी होती है ना? तो अपनी बॉडी को एकदम फिट रखो, तुम कोई स्ट्रेस लेने का तुमको नीड नहीं है। पहले तो हमारी बॉडी है ना वही तो फिट रहनी चाहिए, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, है ना? तो एकदम फिट रखो। तो इसमें कभी कभार थेरेपीज में क्या हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, इतना खतरनाक है। ठीक है, कैंसर आया आपको समझ में। अब लास्ट टॉपिक तुम पढ़ लो, कुछ भी नहीं है ना? इसमें ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स, कोका एल्कलॉइड्स ये सब है। इसको हम एक बार देख लेते, देन वी आर डन विद द चैप्टर। 10 क्वेश्चन मेरे साथ लगा दो, बस छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज में कैसा है? पहला हमारा ओपियोइड्स है। अब इसमें से देखो क्या क्वेश्चन बनता है। एक तो प्लांट का नाम आ जाएगा, ठीक है, एक नाम आ जाएगा इसके रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, और एक आ जाएगा इसके एग्जाम्पल बता दो। बस ये 3 चीजें आएंगी तुम्हारी।
ठीक है। अब देखो ओपियोइड्स क्या है, ड्रग्स होती हैं विच बाइंड्स टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन डाला है मैंने, पहले बता रही हूँ, और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीआई ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इसका क्या एग्जाम्पल है, तुम्हारा हीरोइन है, हीरोइन का वो क्या होता है साइंटिफिक नेम, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन कैसे बना, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बना। मॉर्फिन कहाँ से आया तुम्हारा, पेपावर सोमनिफेरम से आया, फ्रॉम द लेटेक्स। देखो अब वो क्वेश्चन में क्या देगा, फ्रॉम द लीव्स दे देगा, तुम पहचान जाओगे नहीं हमने फ्रॉम द लेटेक्स पढ़ा है, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। इस वाले टॉपिक में ना पॉइंट्स ज्यादा, एग्जाम्पल ज्यादा है। ओपियोइड्स के रिसेप्टर देख लिए, एग्जाम्पल देखा हीरोइन जिसको हम स्मैक भी बोलते हैं, केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज फॉर्म्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एंड मॉर्फिन कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द प्लांट पेपावर सोमनिफेरम। पेपावर सोमनिफेरम दैट इज आवर पोपी प्लांट। अब इसका इमेज देखोगे तुम, देखो ये रहा, ये आपका पेपावर सोमनिफेरम है, ओपियम पॉपी का प्लांट है, ठीक है, लेटेक्स से लेते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद योर कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। अब इस कैनाबिनॉइड रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्रिंसिपली इन द ब्रेन। जो हमारे ओपियोइड रिसेप्टर थे वो कहाँ प्रेजेंट थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट थे और जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट थे, ठीक है। अब ये जो कैनाबिनॉइड्स है, हमने लास्ट वाले का प्लांट का नाम क्या देखा था, पेपावर सोमनिफेरम। इस वाले के प्लांट का क्या नाम होगा, कैनाबिस सटाइवा, फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस। उसका लेटेक्स था, इसका क्या है, इनफ्लोरेसेंस, इसका भी इमेज दिखाऊंगी अभी, ठीक है, फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द कैनाबिस सटाइवा। अब देखो फ्लावर के टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनाबिस, ठीक है, ये भी यूज हो सकता है। अब तुम ना इसके एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल क्या है, मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। बेटा इस वाले में ना, मतलब तुम ये मान लो इस वाले चैप्टर में से या तो तुम्हारे बैक्टीरियल मलेरिया वगैरह से क्वेश्चन आएगा, या फिर इसमें से 100% क्वेश्चन आना है। वो तुम्हें ऐसा घुमा के क्वेश्चन देगा कि तुम कहोगे यार रिसेप्टर कौन से याद करे थे हमने, तो जो मैं बता रही हूँ ना कि इसमें से यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वो क्वेश्चन आता है जरूर। इसमें से ये एग्जाम्पल्स आएंगे तुम्हारे, ये जो एग्जाम्पल्स मैं कर रही हूँ वो ऐसे क्वेश्चन देगा कि ये जो चारों है ये कौन सी कैटेगरी में इन्वॉल्व है, तुम्हारे कैनाबिनॉइड्स में इन्वॉल्व है, कैनाबिस सटाइवा, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। कहाँ है इसका रिसेप्टर, ब्रेन में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, लर्न रखोगे एकदम। देखो ये रहा कैनाबिस सटाइवा का जो मैं इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रही थी, ठीक है। वाला स्ट्रक्चर लर्न हो या ना हो इट्स ओके, बट यू मस्ट बी नोइंग रिसेप्टर का प्रेजेंट है, एग्जाम्पल्स क्या है और क्या क्या इसके प्लांट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ओपियोइड्स हो गए, कैनाबिनॉइड्स हो गए, नेक्स्ट कोका एल्कोलॉइड्स या फिर योर कोकेन, ठीक है। अब इसमें तुम करोगे कोका प्लांट होता है, कौन सा प्लांट होता है, कोका प्लांट होता है, क्या है, इराइथ्रोजाइलम कोका होता है, कहाँ का नेटिव होता है, साउथ अमेरिका का नेटिव होता है, इराइथ्रोजाइलम कोका, ठीक है, नेटिव टू साउथ अमेरिका। भी क्वेश्चंस करेंगे ना तब देखते तुम कितना रिकॉल करोगे, ठीक है। इसमें क्या इंटरफेयर्स विद द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, डोपामिन के साथ इंटरफेयर करता है। देखो तीनों हमने पढ़े, ओपियोइड्स पढ़े, कैनाबिनॉइड्स पढ़े एंड कोका एल्कोलॉइड्स पढ़े, तीनों के फंक्शंस एकदम डिफरेंट है, ठीक है। ओपियोइड्स में हमने क्या दिया था, हीरोइन, स्मैक, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन पढ़ा था, ठीक है, ओपियोइड्स में। कैनाबिनॉइड्स में क्या पढ़ा था, प्रिंसिपली ब्रेन में तुम्हारा प्रेजेंट होगा, वो 4 एग्जांपल्स देखे थे। कोका एल्कलॉइड्स में हमने क्या देखा, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के साथ कुछ इंटरफेरेंस होता है, इसका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कुछ इंटरफेरेंस हो रहा होगा। देखो यही लिखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया, टेम्परेरी हैप्पीनेस। यूफोरिया इज टेम्परेरी हैप्पीनेस, यूफोरिया की सेंस कर रहा है। यूफोरिया वर्ड सिर्फ इसी में आया अभी कोका एल्कलॉइड्स में, ठीक है जी। हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कौन से प्लांट शो करते हैं, एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। धतूरा की इमेज तुम्हारी एनसीईआरटी में, वो मैं अभी दिखा रही हूँ, ठीक है। अब क्या है, कुछ ड्रग्स होती है जैसे बार्बिचुरेट्स, बेंजीडाइपेपाइन्स और कौन सी है, एम्फेटामाइन्स। ये क्या करती है, ये आपकी जो आगे मेंटल इलनेस हो जाती है, लाइक डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, उसमें ये हेल्प करती है। बट इनको तो हमें मेडिसिनल यूज के लिए हमने बनाया था, बट अब उनका मिसयूज होने लगा है, और यही जो हमारा मिसयूज होने लगा है, इसी को बोलते हैं ड्रग एब्यूज, कि आप मिसयूज कर रहे हो उस ड्रग का, है ना। वो ड्रग बेसिकली हमारे डिप्रेशन को क्योर करने के लिए बनी है, बट उसका मिसयूज हो रहा है, बस यही लिखा हुआ है। और जो हमारी मॉर्फिन होती है, ये क्वेश्चन आता है कि विच मेडिसिन
is used as a sedative and a painkiller. Morphine is used. मॉर्फिन यूज होता है, ठीक है बेटा, ये याद रखना, मॉर्फिन। ओके, इसमें यहां से क्वेश्चन आएगा। आपको कोका एल्कोलॉइड समझ में आया या फिर कोकेन? डन है। ये देखो, ये धतूरा है, हेल्यूसिनोजन प्रॉपर्टीज, ठीक है, धतूरा। ओके जी, ये हो गया। एरिथ्रोजाइलम कोका भी हो गया। अब टोबैको पढ़ लो। भाई टोबैको में क्या प्रेजेंट होता है? निकोटीन प्रेजेंट होता है। निकोटीन क्या होता है? एल्कलॉइड होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड एल्कलॉइड। अब ये निकोटीन क्या करता है? रिलीज ऑफ एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन, दोनों को रिलीज करवा देता है, जिससे हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। फंक्शन देख रहे हो, सबके डिफरेंट है। 4 मेन चीजें पढ़ी है हमने, विच रेजेज योर ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजेज योर हार्ट रेट। अब ये जो टोबैको स्मोकिंग है, इससे हमारे ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। कितना खतरनाक है? लंग कैंसर हो जाता है। डन है जी। देखो यही लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है और रिड्यूसेस योर ऑक्सीजन बाउंड हीमोग्लोबिन। अब इसमें यही है एडोलेसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल अब्यूज में। मैंने तुम्हें क्या बताया था? एडोलेसेंस एज में है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के ब्रिज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस। अब उस एडोलेसेंस में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है कि अगर ये सब्सटेंस ले तो कैसा फील होगा। यही तो गलत है, प्रिवेंशन ही तो करना है, वरना डिजीज हो गई तो क्योर तो बहुत मुश्किल है। तो भाई होने मत दो ना, तुम अपना फोकस ही पढ़ाई में लगाओ, है ना, खेलो कूदो, है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाओ। इन चीजों में क्यों पढ़ना है जो तुम्हारी हेल्थ को खराब कर रही है? देख रहे हो कैंसर क्योरेबल नहीं है, लाखों लग जाते हैं ट्रीटमेंट में, है ना बेटा। तो हमें गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, है ना, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना। स्ट्रेस नहीं लेना, मम्मी पापा से बात करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, अपने टीचर से बात करनी है ना, हम कैसा फील कर रहे हैं, सब चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो बस इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि हमें डिजीजेस को एकदम क्यूरियस होके कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, बिकॉज यही एज है ना पढ़ाई करने की, पढ़ाई पे ध्यान लगाना है, खेल कूद, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, बस। दिस इज द एडोलेसेंस एंड योर ड्रग्स एल्कोहल एंड अब्यूज चैप्टर, विथड्रॉल सिंड्रोम, देन इफेक्ट्स ऑफ ये, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये कुछ भी नहीं है, देखो विथड्रॉल सिंड्रोम में तुम्हें बता देती हूँ, जो लास्ट के पैराग्राफ में गिवन है कि इफ समवन इज वेरी मच एडिक्टिव, वो कोई ड्रग या अल्कोहल के उसको एडिक्शन हो गया है और हमने एकदम से जो वो थेरेपी के लिए डॉक्टर ने उसका एकदम हटा दिया, वो ड्रग्स और अल्कोहल को उसने हटा दिया, तो उस इंसान को ना एक विथड्रॉल सिंड्रोम होने लग जाएगा। अब इस विथड्रॉल सिंड्रोम में क्या होगा? उसको शेकीनेस होने लग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी लाइफ में से एक ऐसा चीज हटा दी जिसकी उसको एडिक्शन हो गई थी, है ना। स्मोकिंग की एडिक्शन को हटाने के लिए हमें धीरे धीरे उसको हटाना पड़ेगा, धीरे धीरे उसका लेवल कम करना पड़ेगा, नहीं तो विथड्रॉल सिंड्रोम हो जाएगा। उसमें क्या होगा? उसको नोजिया होने लग जाएगा, शेकीनेस होने लग जाएगी, स्वेटिंग होने लग जाएगी। तो इसी चीज को कहा है विथड्रॉल सिंड्रोम का है। विथड्रॉल मतलब रिमूव करना, ठीक है जी। विथड्रॉल सिंड्रोम आपको आया समझ में। देन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स में हमने साइड इफेक्ट्स पढ़ने थे कि कभी कभी क्या होता है, ड्रग्स का यूज ना बहुत सारे एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन भी करने लगे हैं अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब इसका मिसयूज अगर वो कर रहे हैं तो बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा। इसका क्या क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा? देखो फीमेल्स में अगर वो उन ड्रग्स को ले रही है ना, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा? मैस्कुलिनाइजेशन हो जाएगा, जैसे मेल लाइक कैरेक्टर्स आ जाएंगे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस हो जाएगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी बेटा, डीपनिंग ऑफ वॉइस होने लग जाएगी। जो वो स्टेरॉइड्स ले लेती है ना, उससे ये उसके डिसएडवांटेजेस है, ये नहीं लेना चाहिए हमें, है ना, मिसयूज नहीं करना चाहिए। ऐसे मेल्स में क्या होगा? ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगी और जिस पे मैंने स्टार बनाया है उसको आप एक बार फिर से रीड करोगे। डन है कि ये जब हमारे स्टेरॉइड्स लेने लग जाते हैं तो उससे उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है। मैंने आपको फीमेल्स का बताया, ठीक है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस हो जाता है, देन देयर इज डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लग जाती हैं, देख रहे हो आप। देन मेल्स के अंदर वही इंक्रीज एग्रेसिवनेस होने लग जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, मूड स्विंग, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, सब कुछ एबनॉर्मल होने लग जाता है। यार तुम खराब चीज लोगे तो एबनॉर्मैलिटी तो होगी ना बॉडी के अंदर, देन व्हाई टू टेक ऑल दिस। डन है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चंस इसमें थ्योरेटिकल आएगा, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो तो तुम्हारा वो ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कोलॉइड्स, टोबैको, उससे आएगा। और किससे आएगा? बैक्टीरियल डिजीजेस से आएगा, HIV से आएगा, कैंसर से आएगा,
एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, कोलोस्ट्रम, इससे आएगा। इससे तुम्हारा क्या आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसको एक बार आप रीड करोगे, ठीक है बेटा। चलो जी, देन मैंने क्या बताया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत है, स्ट्रेस लेना ही नहीं है। स्ट्रेस हो रहा है, देन शेयर विद योर क्लोज्ड वंस, है ना, रिलेटिव से शेयर करो, फ्रेंड से शेयर करो, टीचर से शेयर करो। उसके बाद एजुकेशन एंड काउंसलिंग, है ना, एजुकेशन हम बुक्स पढ़ते हैं। उसके बाद सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, देन डेंजर साइंस को देखो, प्रोफेशनल एंड मेडिसिनल हेल्प को देखो। बिल्कुल आपको डरने की नीड नहीं है, बट हमें हमेशा शेयर करनी चाहिए, एंड वो भी अपने से बड़ों से शेयर करो, है ना, दैट यू आर फीलिंग दिस, देर इज नथिंग टू फियर, बिल्कुल आपको डरने का नीड नहीं है। ओके, तो इसके साथ हमारा होता है चैप्टर का रिवीजन खत्म। अब तुम सब गुड बच्चास मेरे साथ करोगे क्वेश्चंस। आ जाओ, चलो भाई। देखो, लास्ट मैंने तुम्हें एवोल्यूशन के 3-4 क्वेश्चंस दिए थे। अब मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओगे कि तुमने कितने जनों ने उसके आंसर ठीक दिए, ठीक है। कमेंट्स में बताओ जल्दी जल्दी, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसके क्वेश्चंस कर ले। चलो, हाउ आर द पैथोजेंस दैट कॉज एलिफेंटियासिस स्प्रेड टू अ हेल्दी पर्सन। बेटा, एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम क्या था आपका, फिलेरियासिस। फिलेरियासिस भी बोलते थे ना इसको हम, जिसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता था, है ना, लोअर लिम्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में काफी सालों तक वो एक्यूमुलेट हो जाता था। क्या हो जाता था, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने लग जाता था, ठीक है। अब क्या पूछा है, हाउ आर द पैथोजेंस दैट कॉज एलिफेंटियासिस स्प्रेड टू अ हेल्दी पर्सन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर या फिर ड्रॉपलेट। बेटा, इसका ये हो जाएगा ना, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। मलेरिया और एलिफेंटियासिस में हमने यही पढ़ा था, है ना, डन है। चलो, हु सीक्रीट्स इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स हमने पढ़ा था ना बेटा, बैरियर पढ़ा था ना हमने इंटरफेरॉन्स का साइटोकाइन बैरियर में। तो ये बताना, मैंने तुम्हें पूरी कहानी बताई थी इसमें, इसका बताना क्या आंसर होगा। लो, होमवर्क में दे दूं मैं तुमको, ये लो। अब पता है क्या करना, तुम कमेंट्स में ऐसे लिख देना कि बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा। ओके, ये कर दोगे होमवर्क, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट। देखो आ गया ना क्वेश्चन, रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट बाय अ रिसिपिएंट बॉडी। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी बेटा बताओ। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड, ईदर 2 या 3 या इनेट। करके बताओ, चलो जरा मैं भी देखूं बच्चा जी को आ गया समझ में कि नहीं, ठीक है। ये बताओगे, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, विच ऑर्गेनिज्म is utilized in the creation of the recombinant, देखो मैंने कहा था ना मैं आपको कोई वाला क्वेश्चन दूंगी, देखा दे दिया ना मैंने, ऑफ द recombinant हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हमने वैक्सीनेशन में 3 टाइप्स पढ़े थे, या तो आपको वैक्सीनेशन में वीकेंड पैथोजन दे देंगे, या फिर प्रीफॉर्म एंटीबॉडी दे देंगे, जैसे स्नेक का वो जो एंटीवेनम पड़ा था, या फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमने अभी भी देखी। कौन से ऑर्गेनिज्म से बनाई थी, ईस्ट से बनाई थी। और ये क्वेश्चन वाली एनसीईआरटी की लाइन है तुम्हारी, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ठीक है, डन है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, HIV सिग्निफिकेंटली मार्क्स इट्स प्रोग्रेशन बाय स्टार्टिंग टू डिस्ट्रॉय विच सेल्स, मैक्रोफाजेस, टी हेल्पर सेल्स, डी लिम्फोसाइट्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स। बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये लो भाई होमवर्क, 5th क्वेश्चन होमवर्क। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए, कोलोस्ट्रम वाला भी तुम मुझे बताने वाले हो, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी बताओ, 5th क्वेश्चन भी तुम्हारा होमवर्क। अब बताओ, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू द सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट बताया था ना मैंने, फेटल होता है, मेटास्टेसिस दिखाता है। अरे यार मैंने फिर इसका आंसर बता दिया, हो गया भाई, तुम्हें आंसर ही बता दिया मैंने। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू द सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एग्जिबिट, कॉन्टैक्ट इनिबिशन तो लूज कर देते हैं, वो तो नॉर्मल सेल्स दिखाते हैं। हाई डिफरेंशिएशन, मेटास्टेसिस या स्लो प्रोलिफरेशन, इसका होगा बेटा मेटास्टेसिस, जिसका मैं आंसर तुम्हें दे चुकी हूँ ऑलरेडी। अब तुम 7th पे आओ, द रिसेप्टर्स फॉर ओपियोइड्स, जो फर्स्ट पढ़ा था हमने, ओपियम, पॉपी, पेपावर, सोमनीफेरम पढ़ा था ना। ओपियोइड्स आर फाउंड इन GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका आंसर तुम मुझे बताओगे, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है वो वाले ड्रग अल्कोहल अब्यूज वाले में से, ये वाला, ओपियोइड्स के रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये बताना, ठीक है जी।
अब 8th पे आओ, अस्थमा कैन बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अस्थमा बेटा, अस्थमा कैसे कॉज होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, ये तो थोड़ा सा निमोनिया से रिलेटेड है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, नहीं। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स या इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया, बेटा इसका होगा एलर्जिक रिएक्शन, है ना? एलर्जिक एक्सेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है ना, मास्ट सेल्स हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं हमारे, ठीक है? अब इन हायर वर्टिब्रेट्स if the immune system loses its ability to distinguish self cells from non-self cells due to a genetic abnormality and begins attacking self cells, it results in which condition? हमने अच्छे से पढ़ा था ऑटो इम्यून डिजीज। देखो इतनी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, ऐसे लिख कर आना, कभी कभी क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के भी ना हमें आ जाता है, पूरा रिवीजन हो जाता है। इसका आंसर होगा बेटा जी ऑटो इम्यून डिजीज। इसका क्या एग्जाम्पल हमने पढ़ा था? रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है जी। 10th पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है आपका। वाइल एंटीवेनम इंजेक्शंस कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, स्नेक बाइट हमने पढ़ा था। व्हाट डू पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स है ना, मैं बचपन में बता नहीं रही थी, वो पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जो होती थी, एड भी चलता है इसका, है ना? पोलियो ड्रॉप्स एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन, क्या ऑप्शन होगा? गामा ग्लोब्यूलिन। पोलियो ड्रॉप्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है वही बताना। हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज, एक्टिवेटेड पैथोजेंस या फिर एटीन्यूएटेड पैथोजेन। बेटा एटीन्यूएटेड मतलब होता है वीकेंड, इनएक्टिव, इसका आंसर होगा एटीन्यूएटेड पैथोजेन, है ना? इसके थ्रू भी तो इम्यूनाइजेशन होती है, हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। एटीन्यूएटेड मतलब वीकेंड। तो इसके साथ बेटा जी ने कर दिया अपना चैप्टर खत्म, है ना? और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी। बायोलॉजी की प्रिपरेशन तुम्हारे एग्जाम से पहले बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है? बस ऐसी रिवीजन करते रहो तुम सब मेरे साथ और एकदम बढ़िया हो जाओगे। और मैंने जो क्वेश्चंस दिए उसका बेटा कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर दो और तुम्हारी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है? तो अब हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। कल मैं आप सबके आंसर्स भी चेक करूंगी कि आप सबने कमेंट्स में कैसे कैसे आंसर्स करे हैं, और आप सब मुझे बताओ आपको सेशन कैसा लगा, है ना? और मैं क्या क्या इंप्रूव करूं आपके लिए, आप सबको और कैसे सेशंस चाहिए, आप सब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। देन हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और बेटा जी आपको और कोई डाउट हो ना, है ना, कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को इस ईमेल पे लिख देना, ठीक है? मैं यहाँ पे ईमेल दे रही हूँ अपना, इट्स बेटा sona.goswami@adda adda247.com। बेटा आप ना मुझे इस पे ईमेल कर देना, आपको कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे ईमेल लिख देना, ठीक है? ओके जी, ये आप मेरा ईमेल ले लो, इस पे आप मुझे अपने डाउट्स को लिख देना। ओके चलो अब हम अपना चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक सब अपना ध्यान रखो, एकदम पॉजिटिव रहो, ठीक है? बहुत टाइम है, आराम से करो, आराम से प्रिपरेशन करो, सब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है बेटा? सब ध्यान रखेंगे, अपना चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे जो जो हमने पढ़ा है। ओके चलो अब थैंक यू ऑल, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।